हेलो दोस्तों, यूसीएस सेक्टर 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 6 में जानेंगे पौधों में पोषण। यानी आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, वो अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या विधि का उपयोग करते हैं और वो जो भोजन बनाते हैं उसका वह किस तरह उपयोग करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कि सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यानी जो भी हमारे धरातल पर सजीव प्राणी हैं उन्हें जीवन की क्रिया करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ पोषण तत्व की आवश्यकता होती है जो उन्हें ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पोषण से रिलेटेड जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या है, पोषण है। यानी पोषण तत्व हैं जो किसी भी जीव के, किसी भी जंतु को उसकी ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती हैं, जिससे क्या होता है कि उनको एनर्जी मिलती है और वह अपना क्रियाकलाप अच्छी तरह से कर पाते हैं। पोषण सभी जीवों को विकास, वृद्धि तथा अन्य प्रक्रियाएं के लिए जरूरी है। यानी जब हम लोग ये पोषण अगर कोई खाद्य पदार्थ से अगर पोषण नहीं मिलता है तो इससे क्या होगा कि हमारा जीवन और हमारा वृद्धि और विकास और काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी इन सब में कमी देखने को मिलता है। तो जो भी हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं तो उन्हें जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ पोषण तत्व लेना पड़ता है। तो आखिर ये पोषण तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं, इस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा चैप्टर का नाम ही है पौधों में पोषण। यानी पौधों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि कोई भी जीव होता है तो क्या करता है, वह अपना भोजन या तो स्वयं बनाता है, लेकिन या कोई दूसरे पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है। तो जो स्वयं बनाता है तो उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पेड़ पौधा पर निर्भर रहता है उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि पौधे में पोषण कैसे होता है। तो मजेदार बात यह है कि पौधा ही एक ऐसा भाग है, पौधा ही एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्या करता है बाबू, अपना भोजन स्वयं बनाता है। बाकी जितने भी सारे हम यहाँ पर जीव जंतु देखते हैं वो कोई ना कोई एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अपना भोजन प्राप्त करने के लिए हम लोग भी किसी दूसरे जीव पर या पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें अन्न प्राप्त होता है, या किसी जीव से हमें मांस, अंडा, मछली, यानी ये नाना प्रकार के जो भोज्य पदार्थ है वो भी क्या होते हैं, किसी दूसरे जीव जंतु से ही प्राप्त होते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, परपोषी हो गए। लेकिन जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो अपना भोजन बनाने के लिए जो भी कच्ची सामग्री का उपयोग करता है उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पौधा। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि पौधे में पोषण विधि। तो पौधे में पोषण विधि करने की क्या क्या प्रक्रिया है, यानी पौधा अपना पोषण कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हरे पौधे अपना पोषण स्वयं करते हैं। क्या करते हैं बाबू, एक हरा पौधा ही है जो अपना पोषण स्वयं करता है, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन पौधा ऐसा क्यों करते हैं या इन्हें अपना भोजन क्यों बनाना पड़ता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो ये पौधा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है। ये जो पेड़ है ये क्या है जी, एक पेड़ है। तो ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऊर्जा वायु से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यानी वायु से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जमीन से क्या करते हैं, जल और खनिज लवण लेते हैं। जमीन से क्या लेते हैं, जल और खनिज लवण लेते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, कच्चे सामग्री मिलकर इनको भोजन प्रोवाइड करने में, यानी भोजन बनाने में मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग भी अपने रसोई घर में क्या करते हैं, भोजन तैयार करने के लिए अनेक कच्चे सामग्री का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें चावल बनाना है, तो चावल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जल की आवश्यकता होती है और चावल की आवश्यकता होती है, और उसको बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। जो ईंधन से वह हीट होकर, गर्म होकर क्या होता है,
चावल भात के रूप में हमें प्राप्त होता है। वैसे ही जो ये पौधा है वो पौधा भी क्या करता है, भोजन बनाने के लिए क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से ईंधन के रूप में ऊर्जा लेता है। जो सूर्य के प्रकाश उसे ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और वायु से यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वायु से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और जमीन से बात किया जाए तो जमीन से जल लेता है और खनिज लवण लेता है। तो जल कैसे लेता है, तो जल ये जड़ द्वारा अवशोषण करता है। जल द्वारा यानी जड़ के माध्यम से जल को अवशोषण कर यहाँ पर, और इनका जो हमारा खाना बनाने का हम लोग को यानी मनुष्य के खाना बनाने का एक अस्थायी रसोई घर है। लेकिन ऐसा पेड़ पौधा में नहीं देखा गया है। पेड़ पौधा अपना खाना कहाँ बनाते हैं, पत्ती में। कहाँ बनाते हैं पेड़ पौधा खाना, पत्ती में, यानी पत्ती में खाना बनाते हैं। और पत्ती में खाना बनाकर अनेक शाखाओं में भेजने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो पत्ती होता है, मान लीजिए कि ये हमारा पत्ती हो गया, ये हमारा एक पत्ती हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा तो इसमें ध्यान से देखने पर एक छोटा छोटा छेद होता है, छोटा छोटा छेद होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और इसको इंग्लिश में एस्टोमेटा बोला जाता है। यानी आप एक पत्ती को तोड़ लिएगा और उसमें से देखिएगा कि यहाँ पर छोटा छोटा छेद देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वह रंध्र कहते हैं। हिंदी में रंध्र बोला जाता है, और इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में उसे एस्टोमेटा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो छेद है वह क्या करते हैं, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं और अपना अवशोषण कर यहाँ पर पत्ती के अन्य भाग में पहुंचाने का काम करते हैं। और उसके बाद से जानेंगे प्रकाश संश्लेषण में, यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधों में भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी चर्चा किया है कि जो हमारा पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों पर निर्भर होते हैं। सूर्य के प्रकाश एक हो गया, यानी एक नंबर में कौन सा हो गया, सूर्य के प्रकाश। दूसरी बात करें तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी बात करें तो जल हो गया, यानी जमीन से जल हो गया, और चौथी बात करें तो खनिज लवण हो गया। तो ये सारी चीजों को मिलने से जो हमारा क्या होता है, वो भोजन अपना तैयार करते हैं। और भोजन तैयार करने के बाद से वो अनेक शाखाओं में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग अगले वाले पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे कि कच्ची सामग्री हो गया, तो मान लीजिए कि हमने अभी अभी चर्चा किया है कि कच्ची सामग्री में पेड़ पौधे क्या करते हैं, यानी मिट्टी से क्या करते हैं, जल और खनिज लवण ग्रहण करते हैं। और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वायुमंडल में जो हमारे गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या करते हैं, वो गैस के रूप में ग्रहण करते हैं। और इनको पत्ती के माध्यम से, यानी पत्ती में वो अपना भोजन बनाकर अनेक शाखाओं में पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जो हमारा ये पत्ती होता है, तो पत्ती में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल एक पर्णहरित पाया जाता है, जो क्या करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करता है। यानी आपको जैसे कि मान लिया जाए कि हम लोग का एनर्जी, जैसे हम लोग कुछ खाना खा लेते हैं तो सारे के सारे ऊर्जा हमारा एकदम एक समय ह्रास नहीं हो जाता है, उसे भी कुछ हमारे अंग हैं जो ऑब्जर्व कर रखे रहते हैं। नहीं तो जैसे हम खाना खाएं और हमारा जो ऊर्जा बना वो एकदम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, नहीं होता है। नहीं तो ऐसा होगा तो जीवन हमारा संभव नहीं है। तो इसको क्या करना है, यानी भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा खपत होती है और कुछ ऊर्जा संग्रहित होकर उस शरीर में बनी रहती है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बना है, यानी पेड़ पौधा में भी क्या होता है कि जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधा, तो उसको भी संग्रहित करने का, यानी ऊर्जा संग्रहित करने का काम कौन सा करता है, पत्ती करता है। पत्ती क्या करता है, यानी हरे पौधे जो हमारे क्लोरोफिल हरे पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण वो पत्ती का रंग हरा होता है, तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी जो हमारा वो जो ऊर्जा
संग्रहित कर रखे होते हैं तो उनका वो क्या करते हैं पेड़ पौधा कि जब वायुमंडल जब क्या होते हैं, जब बादल छाए रहते हैं यानी उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो वो जो संचित किए हुए ऊर्जा होते हैं रखे होते हैं तो उनको क्या करते हैं यानी फिर वो पूरे अपने शाखा को एनर्जी देने का काम करते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को यानी खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा प्राप्त होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं यानी इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि हम लोग यानी मनुष्य में क्या होता है कि हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद से जो हमारा स्टॉक एनर्जी रहता है चर्बी के रूप में रहता है। तो जब हम लोग उपवास करते हैं, आपने देखा भी होगा अपने समाज में कुछ लोग उपवास करते हैं जैसे या पर्व करते हैं तो क्या होता है आखिर उस दिन उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती होगी? क्या आपने ऐसा सोचा होगा कि आखिर उस दिन उन लोगों को ऊर्जा कहाँ से मिलती होगी? तो उस दिन जो वो पहले खाए हुए खाद्य पदार्थ से उनको एनर्जी स्टॉक किया हुआ जो चर्बी के रूप में है तो उनसे क्या होता है उस दिन वो क्या करता है शरीर उस चर्बी को धीरे धीरे अपघटक कर वो एनर्जी के रूप में सारे शरीर को सारे अंग को प्रोवाइड करता है जिससे आपका शरीर चलता फिरता है। ठीक उसी तरह पेड़ पौधे में भी क्या होता है जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं ऊर्जा को एब्जॉर्ब यानी स्टॉक कर रखते हैं, यानी स्टॉक मतलब क्या बिटोर कर रखते हैं और उसको जब वहां पर जब बादल छाए होते हैं या किसी कारणवश सूर्य का प्रकाश वहां पर नहीं पहुंचता तो क्या करते हैं उस जो संचित किए हुए ऊर्जा होता है उसको वो क्या करते हैं वहां पर यानी अन्य शाखा के ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। अब बात करेंगे अपने अगले पॉइंट पर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारा कैसे होता है उस पर हम लोग जानने वाले हैं। तो हमने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। यानी ये सभी सामग्री को प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है मुख्य रूप से भूमिका होता है जो कि पत्तियों की क्लोरोफिल यानी पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उससे क्या होता है उससे उसका सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को सहायता करती है। यानी जो भी हमारा सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा मिलती है उसमें क्या करता है वो क्लोरोफिल उसको संग्रहित करने में काम करता है। और जानेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है, यानी जो जल के और कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर वो क्या करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराती है। साथ ही इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है और क्या होती है बाबू, और इस प्रक्रिया में यानी इस पूरे प्रक्रिया में क्या होती है ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जैसे कि यहाँ पर हम लोग समीकरण के माध्यम से देख रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। जो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो गया जो सूर्य के प्रकाश में क्या कर रहा है क्लोरोफिल का निर्माण कर रहा है और यहाँ पर जो पूरी प्रक्रिया से गुजरेगा तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट यानी C6, H22, S12 और O6 का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यानी जब हमारा क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जब हमारा क्लोरोफिल का निर्माण होगा यानी जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या होता है यानी कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पाद यानी निर्माण होता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करने रहे हैं कि दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद यानी प्रकाश संश्लेषण में जो हमारा यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उससे क्या उत्पाद होते हैं, यानी क्या उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद से पेड़ पौधा जो उत्पाद उत्पन्न करते हैं यानी जो उससे उत्पन्न होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या होता है तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इसके रासायनिक सूत्र के माध्यम से देखेंगे तो C6H12 और O6 कहा जाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कराई जाती है तो ऑक्सीजन भी क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण से जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके पश्चात हमें ऑक्सीजन भी क्या करते हैं पेड़ पौधा मुक्त कराते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है यानी यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से तो ऊर्जा संग्रहित कर लिए और यहाँ पर क्या कर लिए वायु से यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और जो हमारा ये पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कराएंगे तो उससे क्या होता है जो हमारा उत्पाद यानी जो हमारा पेड़ पौधा उत्पाद उत्पन्न करते हैं यानी हमें प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्यों है और प्रकाश संश्लेषण का महत्व कितना इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम बात कर लेंगे कि जो जीव यानी कोई भी जीव
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधा पर निर्मित भोजन पर ही निर्भर होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि जस्ट लाइक ये आम का ही पेड़ है, तो ये आम का पेड़ क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कराएगा, ये अपना भोजन बनाएगा। भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के पश्चात से जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा, आम करेगा। आम को हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए पेड़ पौधा भी उपयोगी हुआ ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि शाकाहारी जीव भोजन के लिए पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। जो भी शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो मुख्य रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधा पर ही निर्भर रहते हैं। और मांसाहारी की बात की जाए तो मांसाहारी जीव पेड़ पौधा और जीव जंतु दोनों पर निर्भर रहते हैं, यानी वो दोनों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जो सिर्फ पौधा पर निर्भर रहते हैं यानी पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं, और जो पेड़ पौधा पर भी और जीव जंतु पर भी निर्भर रहते हैं उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे ये पेड़ पौधा ये क्यों उपयोगी है, इस पर हम लोग जानेंगे कि जो पेड़ पौधा है वो तो भोजन हमें देते ही हैं, साथ ही साथ वो हमें ऑक्सीजन जो देते हैं वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी माना जाता है। क्योंकि ये पेड़ पौधा और जीव जंतु यानी जो भी धरातल पर ये जीव जंतु है इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं पेड़ पौधा। क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, यानी जो भी हमारे द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्रहण करते हैं और बदले में ये हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर जान लिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहती है। कि अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। जब विकास नहीं होगा, जब पेड़ अपना पूर्ण रूप से विकास नहीं करेगा तो ना ही ये उत्पाद उत्पन्न करेगा, ना ही ये अपना क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं मक्का हो गया, मक्का का पौधा को ले लीजिए। जब मक्का का पौधा को हम लोग लेते हैं, अगर उसमें वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाता है तो उससे जो उत्पाद उत्पन्न होता था वो होगा नहीं होगा ना। जैसे उसमें मक्का फल पाएगा नहीं फल पाएगा ना। तो इसके लिए यानी हमारे लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि पेड़ पौधा क्या करे, अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करे। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के पश्चात वो हमें जो उत्पाद देते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसा कि हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, गेहूं या चावल का गेहूं या धान का पौधा जो हम लोग लगाते हैं, अगर वो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो तो वो भी क्या करेंगे कि वो हम लोग को अन्न नहीं दे पाएंगे। जब अन्न नहीं बन पाएगा उस पेड़ पौधा में, जब अन्न नहीं लग पाएगा तो हमें अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो यानी हमारे दैनिक जीवन में पेड़ पौधा के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जान लेंगे जो हमारा पेड़ पौधा से जो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वो हमारे लिए भी बहुत मतलब हमारे लिए यानी मनुष्य के साथ साथ पूरे जीव जंतु के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि अगर हमारी जो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी तो ये हमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर धरातल पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। यानी पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब ये करते हैं तो क्या मुक्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जब ये क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं तो इससे क्या करते हैं, यानी जीव जंतु ग्रहण कर वो अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अति आवश्यक है। यहाँ पर जीव जंतु जो भी हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और उससे क्या होता है, उन्हें जीवन यापन करने में या जीने में बहुत ही काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पौधा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अपने बुक में कि कुछ पौधा दिया हुआ है और बोला गया है कि क्या ये क्रेटस का पौधा है। देखिएगा ध्यान से कि क्रेटस का पौधा है जो वो क्या होता है कि इसमें तो पत्ती नहीं होती है, तो ये ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं और ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो देखेंगे कि क्रेटस के पौधा में क्या होता है, यानी क्रेटस के जो हमारे ये पौधा होते हैं, ये मान लीजिए कि ये हमारे क्रेटस के पौधा हो गए। ये क्या हो गए बाबू, ये क्रेटस के पौधे हो गए, ये क्रेटस के पौधे हो गए। यानी इसमें क्या होते हैं, ये कटीला होते हैं, कटीला भाग होते हैं। यानी इसमें ये कांट क्या होता है, कांट लगा होता है। और ये ज्यादातर रेगिस्तान इलाकों में देखने को मिलता है। यानी ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, रेगिस्तान इलाकों में देखने को मिलता है।
तो पेड़ पौधा में क्या होता है, पेड़ पौधा में तो पत्ती होती है, यानी यहाँ पर तो जो हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर तो जो पत्ती होती है, तो इसमें क्या होता है, ये अपना भोजन बना लेते हैं, पत्ती के माध्यम से ये क्या कर लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। और जो यहाँ पर पत्ती क्या करती है, क्लोरोफिल इसमें वर्णक मौजूद रहता है, जो क्या करते हैं, भोजन को संग्रहित करने में भी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ पौधों की पत्ती हरी न होकर गहरी लाल, बैगनी या भूरे रंग की होती है। इन पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन इसका हरा रंग रंगीन वर्ण के कारण छुप जाता है, यानी हरा रंग जो होता है वो रंगीन वर्ण के कारण छुप जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, यानी कुछ कुछ पौधे को में देखने को मिलता है कि उसका पत्ती हल्का पीला होता है या डेरेड़ी जैसा, यानी हल्का पीला के साथ साथ वो क्या होता है, उसमें लाल रंग का भी होता है या भूरा रंग का भी होता है। जैसे केवल पीले धब्बे वाली पत्तियों में पीले भाग को क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। खाली अगर हम लोग पीले पौधे की बात की जाए, अगर मान लीजिए कोई पत्ता आपका पीला हो गया तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होगी, लेकिन उसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती, लेकिन उसकी दूसरी वाले पत्ती में, यानी उस पौधा में अगर दूसरे पत्ती हो, अगर उसका रंग हरा हो तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा होगी। लेकिन अगर वह पूरा पत्ती, यानी वो पूरा पत्ती अगर पीला हो, मान लीजिए पूरा पत्ती जो है ये पीला हो गया है, तो इसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होगी, इसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होगी, इसमें क्या होगा, इसमें दूसरा तत्व होगा। अब हम लोग जैसे कि हम लोग क्रेटस की बात कर रहे थे, तो क्रेटस क्या होता है बाबू, यानी यहाँ पर हम लोग पेड़ पौधा अधिक देखने को मिलता है और ये अपना भोजन पत्ती के द्वारा, यानी स्टोमेटा होता है जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इन्हें भोजन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ठीक है, इनके बारे में तो हमने जान लिया है कि ये भोजन अपने कैसे बनाते हैं, यानी पेड़ पौधा अपने भोजन कैसे बनाते हैं। लेकिन हम लोग एक क्रेटस की बात करते हैं, तो क्रेटस क्या होता है, ये रेगिस्तान इलाकों में जमे होते हैं, यानी रेगिस्तानी इलाके में होता है, जैसे कि राजस्थान हो गया, राजस्थान के मरुस्थल में ये बहुत देखने को मिलता है। तो ये जो यहाँ पर जो कांट लगे होते हैं, ये कांट क्या होते हैं, ये कांट नुकीला जो निकला हुआ कांट है, ये क्या करते हैं, यही हमारे भोजन बनाने में मदद करते हैं। तो देखेंगे तो क्रेटस क्या करते हैं, तो क्रेटस ये नुकीले कांट के, यानी कांट क्या होते हैं, ये पत्ती का ही रूप होते हैं, यानी इससे क्या करते हैं, वो भोजन को, यानी सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश से ग्रहण कर और जमीन से, यानी इसमें क्या होता है, इसमें बहुत जल अवशोषण करने की क्षमता बहुत अधिक, यानी इसमें ना मात्र की जल अवशोषण कर सकते हैं, यानी इसमें जल ना भी रहे तो ये क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। लेकिन अन्य पेड़ पौधे इन्हें पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए, लेकिन ये इनके पास कम भी जल रहे, प्रचुर मात्रा में भी जल रहे, तो ये क्या कर सकते हैं, वहां पर जीवित रह सकते हैं, वहां पर अपना हरा भरा दिख सकते हैं। तो ये जो कांट नुकीला बना रहता है, वो क्या करता है, इन्हें भोजन बनाने में मदद करता है और इनके विकास और वृद्धि में वो सहायता करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर तो पत्ती के माध्यम से इनका भोजन तैयार हो जाता था, यानी पेड़ पौधे में पत्ती के माध्यम से और सूर्य के प्रकाश क्या करते थे, ऊर्जा प्रोवाइड करते थे और वायु से वायुमंडल ग्रहण कर लेते थे और जल से खनिज जल ग्रहण कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर वही काम होता है, लेकिन यहाँ पर पत्ती नहीं होने के कारण ये क्या कर लेते हैं, जो हमारे क्रेटस में जो हम देख रहे हैं, क्रेटस में इसमें क्या होता है कि कांट ही होता है, उनको भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कराने में मदद करता है। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि क्रोटन, यानी एक क्रोटन का पौधा होता है, जिसमें क्या होता है कि उसका पत्ती हल्का पीला और हल्का क्या होते हैं, हरा होते हैं, जो यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए ये हमारा एक क्रोटन का फूल है, ये जो सजावटी फूल है, तो इसका पत्ती क्या होता है कि हल्का पीला होता है और हल्का क्या होते हैं, हरा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रोटन का पत्ती में क्या होता है कि रंग बिरंगी पत्ती वाले पौधे का एक गमला लेंगे और उसमें क्या कर लेंगे कि एक पत्ती को उसमें तोड़कर, यानी एक पत्ती को तोड़कर उसको क्या कर लेंगे, ढक लेंगे कागज से, यानी काला कागज से ढक लेंगे। काला कागज से ढकने के बाद से हमें ज्ञात करेंगे कि जो वहां पर जहां तक उसका उभरा हुआ भाग है, तो वहां पर क्या होता है, सिर्फ प्रकाश पड़ता है, वहां पर सिर्फ प्रकाश पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वहां पर भोजन का निर्माण होगा और उसका रंग ही सिर्फ क्या होगा, हरा होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, पीला हो जाएंगे। ऐसा हम लोग को जब हम लोग क्रियाकलाप करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं हमारा अगला पॉइंट है कि दिया हुआ है कि पौधों में पोषण की अन्य विधियां, यानी पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें पोषण करने की बहुत अन्य विधि है। यानी यहाँ पर तो हम लोग देख रहे थे कि क्रेटस क्या कर रहा था कि वो कांट के माध्यम से अपना भोजन तैयार कर लेता था,
पौधा क्या कर रहा था कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से यानी पृथ्वी से, मिट्टी से जल और खनिज ग्रहण कर लेता था। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पेड़ पर क्या होते हैं, लगे रहते हैं। जो दूसरे पेड़ पर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिगर में देखिएगा बाबू, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा अमरबेल का पौधा है। ये क्या किया हुआ है कि ये किसी दूसरे वृक्ष पर, यानी ये भी बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है कि ये भी क्या करते हैं, जैसे बबुल का पेड़ देखे होंगे आपने, तो बबुल के पेड़ पर ये क्या होते हैं, लपटे रहते हैं। जो पीला पीला भाग जालीनुमा आपको देखने को मिलेगा, वही क्या है, अमरबेल है। वो क्या होते हैं, उस पेड़ पर लिपटे रहते हैं। और लिपटे होने के कारण, यानी मान लीजिए कि ये हमारा बबुल ही हो गया, इसका थोड़ा सा रचना बदल देते हैं। ये हमारा मान लीजिए कि ये बबुल ही हो गया, तो ये बबुल क्या करेंगे, यानी ये बबुल को क्या करेंगे, उस महीन धागा के इस पर लगे रहेंगे, यानी इस पर क्या करेंगे, इस पर लगे रहेंगे। तो ये हमारा अमरबेल हो गया। तो ये अपना भोजन, इनमें तो ना ही क्लोरोफिल है, क्यों, क्योंकि इसका रंग तो पीला है, तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते। लेकिन जो ये हमारा अमरबेल जिस पौधा पर निर्भर है, यानी जो जिस पौधा पर वो लिपटा हुआ है, उसी से क्या करते हैं, वो भोजन अपना ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं कि वृक्ष के तना, शाखा और पत्तियों से लिपटे हुए रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना देखा होगा। जैसे कि हम लोग चित्र में 5.6 यानी 6.5 में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखे कि इसमें न तो पत्तियां होती है और न ही क्लोरोफिल होता है। तो ये अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, तो अमरबेल अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करता है। यानी वो जो भोजन बनाते हैं, जो पौधा होता है, जो ये हमारा बबुल का पौधा होता है, मान लीजिए कि ये हमारा बबुल हो गया, तो जो हमारा बबुल का पौधा होता है, तो उसी पर वो लिपटे होते हैं। और लिपटे होने के कारण जो बबुल अपना भोजन तैयार करता है, यानी बबुल का पौधा अपना जो भोजन तैयार करता है, तो उसी से क्या करते हैं, ये भी अपना भोजन तैयार कर लेते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये अमरबेल पौधा है वो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। परजीवी क्यों कहलाएगा, क्योंकि अपना भोजन तो वो स्वयं नहीं बना रहा है। इसमें क्या है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर वो क्या कर रहा है, दूसरे पदार्थ पर, यानी दूसरे पौधा पर निर्भर है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। यानी जिन पौधे पर पोषण कराते हैं उसे परपोषी कहते हैं। यानी जिस पौधा पर ये अपना भोजन प्राप्त करेगा उस पौधा को हम लोग क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर घटपर्णी का पौधा को देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। घटपर्णी का पौधा में क्या होता है कि ये भी अपना भोजन क्या करते हैं, आपको बहुत जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्या करते हैं कि ये जीव, यानी छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े का भक्षण करते हैं। आपने कभी ज्ञात किया होगा कि पेड़ पौधा भी क्या करते हैं, कुछ जीव का अपना भोजन यानी आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फिगर के माध्यम से देखा, जैसे कि घटकर्णी पौधा, यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, जीव का भक्षण करते हैं, यानी छोटे छोटे जीव का भक्षण करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, देखिएगा ये क्या है, घटकर्णी पौधा है। तो ये क्या करता है कि ये तो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में तो बनाता ही है, यानी सूर्य के प्रकाश और जल और खनिज लवण से बनाता ही है। साथ ही साथ ये कुछ जीव का भी भक्षण करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पौधा जीव को भी भक्षण करते हैं। ऐसा ही एक पौधा है घटकर्णी का पौधा, जो हम लोग फिगर में देखें और जानेंगे कि इसकी संरचना पत्ती का ही एक रूपांतरित रूप होता है। यानी एक पत्ती में क्या होता है, घोंघा जैसे, यानी उसकी क्या होता है, वास्तव में ये घड़े के आकार नहीं होता है, लेकिन उससे दिखने के बाद से हमें दिखा कि वो उसका पत्ती में क्या होता है, घाड़ा नुमा संरचना पाया जाता है। जो क्या करते हैं, वो उसमें कुछ जीव प्रवेश कर जाएंगे तो वो क्या कर लेता है, वो घाड़ा रूपी उसका पत्ती क्या कर लेता है, उसमें रुआ लगा रहता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रेशेदार संरचना होती है। जब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रुआ में फंस जाता है। क्या होता है बाबू, रुआ में फंस जाता है, और रुआ में फंसने के बाद वो क्या कर लेता है, उस घटकर्णी पौधे क्या कर लेता है, अपने अगले वाले सिरे से उस घाड़ा को बंद कर लेता है। घाड़ा को बंद कर लेने के बाद से और उसमें क्या करता है, यानी वो घाड़ा को बंद कर लेता है, वह निकल नहीं पाता। घड़े में पाचन रस होता है।
क्या होता है, जो हमें यहाँ पर घड़ा दिखाई दे रहा है वो घड़े में क्या होता है, पाचन रस होता है। और ऐसे पौधे के कीटभक्षी पौधा कहते हैं, यानी जो उसमें पाचन रस होता है और वो क्या करता है, कीटों को धीरे धीरे उसको क्या करता है, पचा देता है। और उस पौधा को हम लोग क्या कहेंगे, कीटभक्षी पौधा भी कह सकते हैं। जैसे कि बीन्स फ्लाई, ट्रेप, संड्यूल भी ऐसे कीटभक्षी पौधा हैं जो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं, यानी वो तो कीटों के क्या करते हैं, खाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग देखा कि कीटभक्षी पौधा क्या करता है कि इसमें पत्ती में भी क्या होता है, उसकी संरचना में देखते हैं कि उसमें घोंघा पाया जाता है जो क्या करता है, कीटों को खाने में मदद करता है। उसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड में मृत्यु परजीवी। तो हम लोग देख रहे हैं कि मृत्यु परजीवी में क्या होता है। इसके पहले वाले में हमने चर्चा किया था कि दो तरह के जीव होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, ये जो स्वपोषी होते हैं, और एक परपोषी होते हैं। तो परपोषी में क्या होता है कि वो किसी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर होता है, उसे परपोषी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि मृत्यु परजीवी में क्या होता है कि ये जो इनका पोषण प्राप्त करने की जो विधि है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो किसी दूसरे, जैसे कि बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जो छतरी नुमा आपको कुछ संरचना देखने को मिलता है, जिसे हम लोग ये क्या करते हैं, सड़े गले चीज पर ये उत्पन्न होते हैं। देख रहे हैं, जो ये क्या करते हैं, सड़े गले चीज पर उत्पन्न होते हैं, जिसे हम लोग जैसे कि बरसात के दिनों में आपने आसपास के गोबर या कूड़े के ढेर या वृक्ष की छाल पर, टहनियों पर आदि पर अक्सर छत्ते जैसी संरचना देखी होगी, जिसे हम लोग कुकुर मुत्ता या गोबर छाता के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहेंगे, कुकुरमुत्ता या गोबर छाता के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये कवक या फंजाई का कहलाती है, यानी ये संरचना जो बनी होती है वो क्या कहलाती है, कवक या फंजाई कहलाती है, जो क्या करते हैं, ये सड़े गले चीज पर उगते हैं, यानी मृत जीव पर। जैसे कि जो जिसका उसका नष्ट हो गया है, यानी वो जीव मर गया है, उस पर क्या होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। तो हमने यानी बरसात के दिनों में हम लोग देखे होंगे कि ये क्या करते हैं कि उस पर क्या करते हैं, उस पर उग जाते हैं और उग कर उससे ही जो गोबर है वो सड़ने की जो सड़ता है और उससे जो सड़ कर जो उसे पोषण तत्व प्राप्त होते हैं वो क्लोरोफिल के रूप में वो ग्रहण करते हैं, यानी उससे वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल के विलयन के रूप में बदल देते हैं और उससे वो अपना पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कवक में क्या होता है कि कवक प्राय उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर नमी हो और शुष्क हो, यानी वर्षा ऋतु में इसके अनुकूल बना रहता है। यानी वर्षा ऋतु में क्या होते हैं, ये भी वर्षा ऋतु में कवक को हम लोग अधिकांश रूप से देख सकते हैं। जैसे कि जहां नमी होता है वहां पर क्या होता है, काई लग जाता है, काई जो हरा हरा देखे होंगे जिस पर पैर रखते हैं छहल जाता है, तो वो क्या होते हैं, कवक होते हैं। जो ये भी क्या होते हैं, नमी युक्त या बरसात के दिनों में अधिक इनको देखने को मिलता है। ये मनुष्य, जंतु और पौधे के अनेक रोगों के कारण भी है। जो हमारा कवक है वो मनुष्य के साथ साथ अन्य जीव जंतु के लिए भी रोग का बहुत ही कारण है। जैसे खुजली, दिनाय, हिंसुली, ये सब क्या करते हैं, ये रोग उत्पन्न करते हैं। यानी ये तो अब खुद तो सड़े गले चीज पर उगते ही हैं और साथ ही साथ मनुष्य की अन्य रोग भी उत्पन्न करने में ये मदद करते हैं। जैसा कि आपने पाव रोटी को देखा होगा, पाव रोटी को क्या होता है कि कुछ दिनों तक छोड़ देने पर जब उसमें हवा यानी नमी की मात्रा प्रवेश कर जाती है तो उसमें भी क्या होते हैं, फंगस यानी फफूंदी यानी कवक लग जाते हैं, जो क्या करते हैं उस पाव रोटी को भी दूषित कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये पाव रोटी है और पाव रोटी पर क्या होता है, पाव रोटी पर भी कुछ कवक निकले हुए हैं, यानी उसको अच्छा से सूक्ष्म माइक्रोदर्शी से देखने पर पता चलेगा कि इसमें भी क्या है, कवक की जैसी संरचना, यानी जो हमारा छातानुमा संरचना होती है, जो हम लोग यहाँ पर कुकुरमुत्ता या गोबर छाता के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। तो ये भी क्या होते हैं कि ये उसको हमें दिखाई देगा। और यहाँ पर हम लोग जो काई, जिसे हम लोग कवक कहते हैं, यानी भोजपुरी में हम लोग क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, और इसका वास्तविक नाम कवक होता है। तो ये क्या करते हैं, यानी ये जो कवक और कवक की उगने के वातावरण होता है वह शुष्क होता है, जो
मृत जीव पर यानी मृत जीव पर उगने काम करते हैं और ये अपना पोषण तत्व उन्हीं से प्राप्त करते हैं। यानी जो सड़े गले चीज होते हैं वो पोषण तत्व यानी उसको उसी को चूस कर उसको अपने क्लोरोफिल के विलयन में बदल देते हैं और उससे अपना पोषण तत्व प्राप्त करते हैं और उसी से वो क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग अगले बात करेंगे लाइकेन की। तो लाइकेन में क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें आपस में यानी कुछ लाइकेन के होते हैं और कुछ शैवाल होते हैं। तो लाइकेन क्या करते हैं, यानी कभी कभी दो जीव एक साथ रह सकते हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। यानी जब दो जीव एक साथ रहते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपस में आवास और पोषण बांटते हैं। यानी जब दोनों एक साथ रहेंगे तो क्या करेंगे, अपने स्थान यानी आवास को भी बांटेंगे और पोषण तत्व जो उनसे भोजन तैयार करेंगे वो भी क्या करेंगे, वो अपने बांट बांट कर खाते हैं। यानी वो बांट बांट कर भोजन ग्रहण करते हैं जिससे उनका जीवन व्यतीत होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे शैवाल, लाइकेन, कौवा के बीच एक ऐसा संबंध होता है जो शैवाल क्लोरोफिल का निर्माण करता है। यानी शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है और वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी शैवाल तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है लेकिन लाइकेन अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, तो वो शैवाल पर क्या होता है, आश्रित रहता है। तो यह कवक उससे पोषण प्राप्त करता है, बदले में शैवाल जल, पोषण तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध कराता है। तो इस यानी जो भी शैवाल की भूमिका होती है उस लाइकेन को क्या करता है, यानी पोषण तत्व के रूप में जल और पोषण तत्व प्रदान करता है जिसे हम लोग सहजीवी कहते हैं। यानी इसको हम लोग जब ये दो जीव एक साथ रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ों में राइजोबियम नामक पदार्थ पाया जाता है। यानी वो क्या करते हैं, वो वायुमंडल से, जैसे कि मान लीजिए कि दलहनी पौधे क्या करते हैं, वह वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण कर वह नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं, वो अपने जड़ में एब्जॉर्ब करके रखते हैं। और जिससे क्या होता है कि मिट्टी की नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। इसीलिए किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि उसे मिश्रित खेती किया जाए। यानी उस खेत पर यानी उस मिट्टी पर मिश्रित खेती किया जाए। यानी उसको कभी धान बोया जाए, कभी उस पर दलहन की खेती की जाए। तो दलहन की खेती क्यों कराई जाती है, क्योंकि दलहन की खेती यानी नाइट्रोजन जो उसकी जड़ होती है उसमें नाइट्रोजन एब्जॉर्ब यानी नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए यानी नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में उसे मदद करती है, जो नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में मदद करती है। और अधिकांश अगर मिट्टी की नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसे किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अगर मिश्रित खेती किए जाए तो हमारा राइजोबियम जो हमारे दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं वो क्या करेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित कर वो जड़ तक पहुंचा देंगे, जिससे मिट्टी की नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। वो उससे भी क्या करते हैं, यानी इससे भी आवास और पोषण में उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। कौन सा पौधा, राइजोबियम का पौधा। अब हम लोग जानेंगे कि मिट्टी में पोषण की पुनः पूर्ति कैसे की जाती है। यानी मिट्टी जो है, तो मिट्टी में क्या करेंगे कि अगर हम हमेशा उस पर खाली उपजाएं और उसमें कुछ पोषण तत्व नहीं डाले तो इससे क्या हो जाएगा कि मिट्टी की क्षीणता हो जाएगी। यानी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जिंक की कमी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि अगर जिंक की कमी हो जाए तो इससे क्या होता है कि वहां पर झुलसा रोग, यानी आलू में कौन सा रोग होता है, झुलसा रोग। ये किसकी कमी का होता है बाबू, कौवा के कारण होता है। कौवा के कारण होता है कौन सा रोग, झुलसा रोग। ठीक है, और धान की बात की जाए कि अगर धान में चित्ता रोग होता है, वह भी किसके, कौन सा रोग है, तो कवक रोग है। और वह किसके कमी के कारण होता है, तो जिंक के कारण होता है। यानी अगर हम मिट्टी के पोषण को पुनः हम लोग पूर्ति नहीं करते हैं तो मिट्टी में क्या होता है, सिर्फ मिट्टी ही देखने को मिलेगा, ना ही उसमें नाइट्रोजन रह पाएगा, ना ही अमोनिया रह पाएगा। तो इससे क्या होता है, उस स्थान पर फसल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खनिज लवण, पोषण तत्व आदि के अवशोषण करते हैं। यानी जो मिट्टी है ये क्या करते हैं, मिट्टी से जो पेड़ पौधा है वो क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं और उनसे क्या करते हैं, वृद्धि प्रदान करते हैं। यानी पेड़ पौधा क्या करते हैं, इनसे जो खनिज लवण, पोषण, नाइट्रोजन, अमोनिया ये अवशोषण कर वो अपने वृद्धि में उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ
साथ ही साथ दूसरी और मिट्टी में इसकी मात्रा कम होने लगती है। जब हम लोग दूसरी तरफ से देखें कि इसमें क्या होता है, जब वो अवशोषित कर लेंगे, जब उस मिट्टी से वो पदार्थ को अवशोषण कर लेंगे तो मिट्टी में क्या हो जाएगी, इनकी मात्रा की कमी होने लगेगी। तो इन मात्रा को पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन देते हैं, अमोनिया देते हैं, जिंक देते हैं। ये सब देने के बाद से मिट्टी की पुनः क्या करते हैं हम लोग, उसकी यानी पोषण तत्वों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब बात कर लेंगे कि मिट्टी में पोषण की पूर्ति, मिट्टी में पोषण की पुनः पूर्ति कैसे करें। यानी मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन होता है, अमोनिया होता है और डीएपी होता है, यानी ये सब मात्रा उसमें उपलब्ध होती है। और इससे यानी वहां पर हम लोग जो खेती करते हैं या पेड़ पौधा लगाते हैं तो वो क्या करता है कि वो पेड़ पौधा अपना वृद्धि करने के लिए उस मिट्टी से क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण करने के पश्चात वहां पर क्या होता है, इसकी कमी हो जाती है, यानी जो मिट्टी की पोषण तत्व है, अमोनिया, नाइट्रोजन, जिंक आदि ये सब पोषण तत्व है, तो वहां पर क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो इनकी पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें इसकी मात्रा को उपलब्ध कराने के लिए क्या करते हैं, उसमें डालते हैं जिंक डालते हैं, अमोनिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं। ये सब डालकर हम लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी की पोषण तत्वों को कायम रखते हैं, जिससे क्या होता है कि इसकी मिट्टी की यानी क्षमता कमी ना हो, यानी मिट्टी की उबरन शक्ति कमी ना हो और अधिक से अधिक हमें फसल उपज सके, यानी ज्यादा तादाद में फसल उपज सके। और साथ ही साथ हम कुछ सड़े गले चीज, यानी जैसे कि पेड़ पौधा का पत्ती हो गया, झाड़ हो गया, यानी कोई भी झाड़ हो गया, सड़ा गला चीज को हम लोग क्या करते हैं, जैविक खाद के रूप में भी उसमें क्या करते हैं, जैविक खाद को मिट्टी में डालते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें उबरन शक्ति बढ़ती है और उबरन शक्ति बढ़ने के साथ साथ हमारा पैदावार भी अधिक होता है। तो इस तरह हम लोग मिट्टी के उसकी शक्ति को पुनः पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह हम लोग अध्याय 6 के सारे थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया और इसके सभी बेसिक पर हम लोगों ने बात कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।